नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। रियासी के मशहूर सयाही मरकज सियाड़ बाबा में इतवार को एक बड़ा हादसा पेश आया। सियाड़ बाबा की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड होने से गिरे मलबे की चपेट में आने से कई लोग दब गए और शुरुआती जांच के मुताबिक अब तक मलबे में दबने की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 के करीब लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस और जिला इंतजामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। तो रियासी इलाका जम्मू कश्मीर का, जहां पर सियाड़ बाबा जो कि एक सयाही मकाम है, मशहूर रियासी इलाके के सयाही मरकज सियाड़ बाबा में इतवार को एक बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर पहाड़ी पर मलबा गिरने से, लैंडस्लाइड होने से इसकी चपेट में कई लोग आ गए, जिनमें से अब तक 5 लोगों की दबने की वजह से, मलबे में दबने की वजह से मौत हो चुकी है और 50 के करीब लोग जख्मी हैं। और जहां इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जम्मू से राजन वैद्य फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। राजन, जानना चाहेंगे इस हादसे के बारे में? जी इमरान, मैं बता दूं कि ये सियाड़ बाबा जो रियासी जिले में एक देव स्थान है, जहां पे जो लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं और खासकर जो शिव मंदिर है वहां पे दर्शनों के लिए भी जाते हैं। उसके बाद ये जो झरना है वहां पे नहाते भी हैं और ऐसा माना जाता है कि इस झरने में नहाने से जो उनकी सभी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन आज जिस तरह का अफसोसनाक जो वाकया पेश आया है, ये अपने आप में ही रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि जब लोग नीचे इसके नहा रहे थे तो ऊपर से चट्टान खिसकी और जब चट्टान नीचे गिरी तो तकरीबन जो 5 लोग हैं वो उनकी मौके पे ही मौत हुई और 40 लोग जो हैं वो एकदम से जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए। लेकिन उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें पाया गया कि कुल जो है अब तक जो 8 लोगों की जो है अब तक मौत हो चुकी है, जो अभी तक जो सूचना आई है, और उसके साथ साथ 50 से ज्यादा तक जो है इसकी तादाद पहुंच गई है जख्मियों की। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक गंभीर जो है ये बात सामने आई है, क्योंकि बारिशों का आपको पता है ये मौसम है और इस ऐसे में ये अंदाजा था कि कई जगह जो है लैंडस्लाइड की खबरें आ रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस जगह वो जहां अपनी बीमारियों को वो दूर करने के लिए पानी में नहाते हैं, वही उनका एक मौत का सबब और उनको इतनी जो दशा हुई है वो उसका सबब बन जाएगा। जख्मियों को जो है रियासी जिला के जो है अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां बहुत सारा जो गुस्सा है मकामी लोगों का वो देखने को मिला। उनका कहना था कि यहाँ पे जो सहूलियात हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ एक ही डॉक्टर है, जिसके बाद वहां से जख्मियों को है जो जम्मू राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, जिनकी हालत जो है शदीद जो है तो से जख्मी है, नाजुक बनी हुई है उनकी हालत। तो लेकिन ऐसे में अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस बात पे कि शायद कहीं और कोई दबा ना हो, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। 8 लोगों की जान चली गई है और अभी भी खदशा बना हुआ है कि हो सकता है कि कोई और भी दबा हो, और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज अब रेफर कर दिया गया, क्योंकि रियासी में सिर्फ एक डॉक्टर था और इलाज ठीक तरीके से नहीं मुहैया पा रहा था। कुछ लोगों की हालत अभी जख्मियों में भी नाजुक बनी हुई है और इंतजामिया की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं क्या वो बेहतर रहे? जी देखिए, जब जो लोगों का गुस्सा है मकामी लोगों का वो इसी बात पे है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन वहां पे जो है एम्बुलेंस नहीं थी। एक ही एम्बुलेंस है, वो कितने जो है जख्मियों को लेके जा पाती। उसके साथ जो वहां पे जब लोग पहुंचे, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों में जो है जख्मियों को बिठाकर जो है अस्पताल पहुंचाया, और जब अस्पताल पहुंचाया वहां की हालत देखने लायक थी, क्योंकि जो जख्मियों को नीचे जमीन पे लिटाना पड़ा और वहां पे इतने पर्याप्त बेड नहीं थे और वहां डॉक्टर और खासकर जो मेडिकल स्टाफ होता है वो नहीं था, और ऐसे में बहुत ही एक पैनिक वाली स्थिति बन चुकी थी। और वहां पे जब लोगों का गुस्सा फूटा तो उसमें प्रशासन जो है हरकत में आया और उन्होंने उन सभी जो जख्मियों को है वो जम्मू रेफर कर दिया और जम्मू में जो है उनका उपचार होगा। लेकिन
जिस तरह से इस हादसे ने एक तरह से पोल खोल दी है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं खासकर ऐसे पहाड़ी इलाकों में मुहैया करवाई जाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और उसका कहां तक वो कारगर साबित होती हैं, ये सामने उसकी पोल खुल गई है। क्योंकि जब ऐसा बड़ा हादसा होता है तो खासकर हमेशा जम्मू राज्य के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने की जरूरत आती है, और वहां पे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां डॉक्टरों की कमी हमेशा इस समय में देखने को मिलती है। जी इमरान जी, राजन, आपका इस पूरी जानकारी के लिए जम्मू से शुक्रिया। तो ये रियासी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 8 लोगों की जान चली गई है। एक सयाही मकाम है और मजहबी मकाम भी है, और यहां पर लोग आते हैं। लेकिन आज जब लोग इस झरने के नीचे नहा रहे थे तो अचानक लैंडस्लाइड हुआ और इसमें 8 लोगों की दबने से मौत हो गई है। अभी भी अंदेशा है कि कहीं कोई और ना दबा हुआ हो, इसके लिए राहत मुहिम चल रही है, राहत रसानी का काम चल रहा है, और 50 से ज्यादा जख्मियों को अब जम्मू मेडिकल कॉलेज भेजा गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कांग्रेस के एक ट्वीट पर अफसोस का इजहार किया है। ट्वीट दरअसल पीएम मोदी को लेकर था। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में लिखा है कि कई चीजें हैं जिनको लेकर मैं वजीर आजम मोदी की तनकीद करूंगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में सुधार की कोशिशें यकीनी तौर पर उनमें से एक नहीं है। मैं पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में नहीं पढ़ने जा रहा हूं, जो इस ट्वीट को और भी अफसोसनाक बनाता है। इधर बारामूला के कुंजेर इलाके में पेड़ से लटकी एक नौजवान की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शख्स की पहचान मंसूर अहमद वानी के तौर पर हुई, जिसकी उम्र 22 से 24 साल के दरमियान बताई जा रही है। नौजवान श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप पर काम किया करता था। पुलिस ने नौजवान की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू भी कर दी है। तो बारामूला में एक पेड़ से लटकी हुई मिली एक नौजवान की लाश, जो कि एक पेट्रोल पंप पर काम किया करता था। कुंजेर इलाका जो है वहां पर यह मामला पेश आया है और नौजवान की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस शख्स की पहचान मंसूर अहमद वानी के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 22 से 24 साल के दरमियान बताई जाती है। यह श्रीनगर के एक पेट्रोल पंप पर काम किया करता था। इतला के मौसूल होने पर पुलिस स्टेशन कुंजर से एक पुलिस पार्टी मौके पे रवाना की गई, जिन्होंने मौका मुलाहजा करके पाया कि ये जो डेड बॉडी है उसका नाम मंसूर अहमद है, जो कि हरदोबूरा का है। तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और डेड बॉडी को हमने पुलिस स्टेशन यहाँ हॉस्पिटल लिया है, जिसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और 174 की जो CRPC की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कारवां इस्लामी के चेयरमैन और इस्लामी स्कॉलर मौलाना गुलाम रसूल हामी ने जी सलाम से खास बातचीत के दौरान कहा कि खून चाहे किसी का भी बहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने अवाम से अमन के रास्ते पर चलने की अपील भी की। तो आपको बता दें कि मौलाना गुलाम रसूल हामी कारवां अमन, खासतौर से इस्लामी जो कारवां इस्लामी है उसके चेयरमैन हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं जाने माने। इनका नाम मौलाना गुलाम रसूल हामी है। उन्होंने जी सलाम से खास बातचीत के दौरान कहा कि खून चाहे किसी का भी बहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। उन्होंने अवाम से अमन के रास्ते पर चलने की अपील भी की है। कि आप मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं, जहां पर बहुत सारी आम इंसानी जानों का ज़िया हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफ़ी मुश्किलात भरा चैलेंज है, तो किस तरह से आप देखते हैं और इस नाजुक मरहले पर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान जो भी मरता है वो इंसान ही होता है, वो कोई भी हो, किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाला हो। आज के दौर में मारने मरने से कोई सलूशन, किसी चीज़ का हल नहीं निकलता है। इधर कुपवाड़ा के हलमतपुरा के जंगलों में दूसरे दिन भी आर्मी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। फौज के मुताबिक इलाके में मुश्तबा नकल और हरकत दिखाई देने की खबर मिलने के बाद आर्मी ने ऑपरेशन चलाया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। इधर नरवल के राजीव नगर में लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, जिससे कि लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन के वक्त लीडरान आते हैं और तमाम वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद नजर ही नहीं आते। ना तो इस इलाके में पानी की सहूलत है, ना ही बिजली की। लोगों का कहना है कि कई इलाके
ऐसे हैं जहां पर बेहद मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। कई बार उन्होंने इस तरफ तमाम तरह के मुजाहरे करके लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश की, लीडरान की तवज्जो दिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ख्याल नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। यहाँ जो है कि एक तो पहली प्रॉब्लम जो है नाले की है, बिजली की है, पानी हमने बताया 3 दिन के बाद हमें आधा घंटा मिलता है, डस्टबिन की कोई व्यवस्था नहीं है, उसी वजह से नाला भी जाम हो रहा है, रोड ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल का हम बच्चे छोटे छोटे भेजना चाहते हैं, वो बसें यहाँ नहीं आती है, हमें नरवाल हाईवे पे जाना पड़ता है और वहाँ जाके बच्चों को वहाँ से रिसीव करने भी जाना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है। तो मेहरबानी करके गवर्नर साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कम से कम यहाँ किसी को भेजें, वो विजिट करें, आगे इस रोड की हालत देखी जाए। डिप्टी सीएम बने हैं, स्पीकर बने हैं, तो ये कुछ हमारा सुधार करेंगे, लेकिन हम वहाँ ढाई बात हो गया, हम वहाँ जहाँ थे वहीं खड़े हैं, ना ही इसमें सुधार हुआ है, ना ही कोई डेवलपमेंट हुई है, ना ही कोई काम हुआ है। कि हमारा नाला जो बिल्कुल टूटा हुआ है, जेल पानी ओवरफ्लो होता है, लोगों के घरों में घुस रहा है और इतनी दिक्कत हो रही है। आपको रोड को आपने देखा है, हम वहां से चल ही नहीं सकते हैं, गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, मेटाडोर बंद हो गया, जो कि मेटाडोर हमने लगवाया था इतनी कोशिश से, हमारे बुजुर्ग लोग हैं वहां से, जहां 2 किलोमीटर फासला पड़ जाता है रोड से अंदर आने के लिए, लेकिन आज वहां से हम उनको पीठ पे उठा के ला रहे हैं, जहाँ ऑटो तक नहीं आ रहा, अपनी गाड़ी तक नहीं आ रही है। बिजली की यहाँ हमें दिक्कत है, जब बारिश होती है तो नाला आ जाता है, उसकी यहाँ पे हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस इलाके की तरफ थोड़ा ध्यान दें। यहाँ की जो लोग, ये पॉपुलेशन है वो बीपीएल के तहत है, यहाँ के लोग गरीब हैं, तो यहाँ पे थोड़ा गवर्नर साहब से ये बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर यहाँ पे भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए और हमारी ये जो मुश्किलात हैं ये हमें बाहर कीजिए। इधर भदरवा में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया को हकीकत में तब्दील करने का बीड़ा उठाया है। भदरवा के दूर दराज के इलाकों के तलबा के लिए आरआर की जानिब से 1 महीने का कंप्यूटर ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया है। कैंप का एहतमाम नौजवानों और खासतौर पर इलाके के लड़कियों को खुद मुख्तार बनाने के इरादे से किया गया है। कैंप में क्लासेस के दौरान तलबा को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी फराहम कराई जाएगी। कैंप के इफ्तिताही तकरीब के दौरान 50 तलबा मौजूद रहे, जिसमें कि 35 खवातीन भी थीं। तो भदरवा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल इंडिया को हकीकत में तब्दील करने का बीड़ा उठाया है और भदरवा के दूर दराज के इलाकों के यहां पर तलबा आ रहे हैं और ख़ास तौर से 1 महीने का ये कंप्यूटर ट्रेनिंग कैंप है। कैंप का एहतमाम नौजवानों और ख़ासतौर पर लड़कियों को खुद मुख्तार बनाने के लिए किया गया है। कैंप में क्लासेस के दौरान तलबा को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी फराहम कराई जाएगी और कैंप के इफ्तिताही तकरीब के दौरान 50 तलबा भी मौजूद रहे, जिनमें से 35 खवातीन थीं। दूर रहती हूँ नारनौ में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होता है इंस्टीट्यूट आना जाना, गाड़ियों की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं कंप्यूटर सीखूं, क्योंकि जैसे कि सभी को पता है आजकल जो दौर चला है उसमें कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और कंप्यूटर हर जगह। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सीखूं और मैं फिर अपने साथ ही मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और जो भी मतलब जहाँ पे रहते हैं मोहल्ले में, वहाँ पे सबको मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर सकूँ कि दैट उन्हें भी कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहिए, उन्हें भी पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास लैपटॉप घर में पड़ा हुआ था लेकिन उसमें आता कुछ भी नहीं था, जब घर में ऐसे ही यूज़ हम उसको करते नहीं थे, इसलिए अब हम ये सीखेंगे यहाँ पे तो कुछ सिखाएंगे भी दूसरों को। कहते हैं जो सीखो औरों को सिखाते चलो, दिए से दिए जलाते चलो। इसलिए अब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं खुद सीखूंगी तो मैं घर में किसी और को भी सिखा सकूंगी, क्योंकि लैपटॉप हमें बहुत टाइम से घर में कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा, अब शायद से वो ख़राब भी हो रहा होगा वहाँ पे पड़े बैठ के। अब मैं इसीलिए थैंकफुल हूँ बस, अब मैं खुद सीखूंगी तो मैं घर में भी किसी को सिखा सकूँगी। मैं तो फिलहाल खुद ये सीखना चाहती हूँ, खुद सीख के गाँव के बच्चों को सिखा सकती हूँ।
इधर 2019 के लोकसभा इंतखाबात को लेकर जम्मू में भी बीजेपी पूरी ताकत झोंक रखी है और इस ताल्लुक से 2 रोजा जम्मू दौरे पर गए बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश खन्ना ने जम्मू वेस्ट के रुकन असेंबली और जम्मू खत्ते के बीजेपी इंचार्ज अयोध्या गुप्ता के साथ मीटिंग की। इसमें अविनाश राय खन्ना ने जम्मू वेस्ट के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 2019 में इंतखाबात को लेकर अभी से कमर कस लें, जम्मू से बीजेपी के हाथों को मजबूत करें और कारकुनों से हर बूथ पर जाकर के बूथ ब्लॉक तश्कील देने की भी हिदायत की गई है। वुज़रा की सिक्योरिटी में कमी करने के सवाल पर अविनाश राय खन्ना ने कहा कि यह सरकार का निजी फैसला है। अगर सरकार को लगता है कि हुर्रियत लीडरान की सिक्योरिटी में कमी करनी चाहिए तो उसके लिए कदम उठाया जा सकता है। पुंछ के नए जिले में तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान उनके साथ कई अफसरान भी मौजूद थे। राहुल यादव ने अस्पताल की जानिब से मुहैया कराई जा रही सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों को दी जाने वाली मुफ्त दवाओं के बारे में भी देखा। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात करके उनसे अस्पताल में पेश आने वाली परेशानियों के बारे में भी जाना, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया के अफसरान को साफ सफाई के लिए दिन में 5 बार वार्डों की सफाई करवाने और मरीजों को मुफ्त दवाइयां देने की हिदायत दी गई। इस दौरान अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने डीडीसी को अस्पताल में डॉक्टरों और रेडियोलॉजिस्ट की कमी के बारे में भी बताया, जिस पर डीडीसी ने कहा कि इस ताल्लुक से जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। और यहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसका भी मैंने थोड़ा सा जायजा लिया, बिकॉज ये मेरी पहली विजिट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। मेरे को ये भी आइडिया लेना था कि जैसे यहाँ पे लोगों को ये भी बोला था लोगों ने कि यहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आने पे जो रोड है उसमें भी कंजेस्टेड है वो रोड भी थोड़ी, तो उसके लिहाज से भी इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल हैं, क्या यहाँ पे हमारे स्टॉक की पोजीशन है। मैं थोड़ी देर में यहाँ पे जो हमारा मेडिसिन का जो स्टोर रूम है उसको भी देखूँगा और क्या हमारी जो है फर्दर गवर्नमेंट की तरफ हम क्या अपनी यहाँ से अपनी डिमांड प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें ज़रूरत है, उसका भी एक मैंने स्टॉक लिया और लोगों से भी जो बात की। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको हम बेटर कर सकें। इधर पत्तन के गौशीबाग इलाके के लोगों ने पीने के पानी की कमी को लेकर महकमा पीएचई और आरएंडबी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने जी सलाम से बातचीत के दौरान कहा कि इलाके में महीनों से पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें कई किलोमीटर का सफर करके पीने के लिए पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है और लोगों की माने तो महीनों पहले पानी की कमी को पूरा करने के लिए इलाके में ट्यूबवेल लगाया गया, लेकिन ट्यूबवेल का पानी पीने से इलाके के लोग बीमार पड़ने लगे, जिसके बाद से महकमा सेहत ने इस ट्यूबवेल के पानी को आलूदा करार दे दिया और इस पानी को पीने से मना कर दिया, जिसके बाद से ये लोग पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। तो पत्तन में खवातीन का एहतजाज, पीने की पानी की कमी से जूझ रहे इन लोगों ने एहतजाज किया और पीने की पानी के इलाके में सप्लाई कई महीनों से नहीं हो रही है। उन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करके पानी का इंतजाम करना पड़ता है और महीनों पहले पानी की कमी को पूरा करने के लिए इलाके में ट्यूबवेल लगाया गया था, लेकिन ट्यूबवेल से इलाके में जो पानी आ रहा है उससे लोग बीमार पड़ने लगे। उसके बाद से महकमा सेहत ने इस ट्यूबवेल के पानी को आलूदा करार दे दिया और इस पानी को पीने से मना कर दिया। इसके बाद से लोग पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। के रहने वाले हैं, यहाँ पर आपकी बहुत किल्लत है। पिछले 10-20 साल पहले फिर हमें टंकी बनाई गवर्नमेंट ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, अभी तक उसकी मरम्मत नहीं, टंकी बनी हुई है मगर सिक्की में भी चालू नहीं हुई है। हम परेशान हैं सब लोग यहाँ। जम्मू के नगरोटा इलाके के डंसाल ब्लॉक में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कि बीजेपी के लोकसभा एमपी जुगल किशोर बतौर मेहमान खुसूसी पहुंचे। प्रोग्राम में ब्लॉक के लोगों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस कनेक्शन बांटे गए। इस मौके पर जुगल किशोर ने कहा कि पीएम की इस नई स्कीम से कई गरीब घरों को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कई दीगर अवामी मफाद की स्कीमों का भी जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा समाज के हर तबके की तरक्की करने के लिए काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इधर श्रीनगर के अमर सिंह क्लब में 105 जोड़ों की एक साथ शादियां कराई गई। वादी में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इज्तिमाई शादी हुई हैं, जिनमें शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे के साथ
रिश्ता अज़दवाज की शुरुआत की। ये इज्तिमाई शादी का एहतमाम जाफरी काउंसिल की जानिब से किया गया था। काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल चकन ने कहा कि इस तरह का कदम पहली बार कश्मीर में उठाया गया और इतना बड़ा प्रोग्राम बहुत कम स्टाफ में हो गया। उन्होंने बताया कि इस मास मैरिज फंक्शन में उड़ी, सुंबुल, बड़गाम, खान साहब और श्रीनगर से आए जोड़ों ने शादी रचाई। जाफरी काउंसिल का दफ्तर खोमानी चौक बेमीना में है, जहां जोड़े आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद जांच की जाती है कि वो माशी तौर पर कमजोर हैं या नहीं। अगर वो कमजोर पाए जाते हैं तो उनको काउंसिल की तरफ से मदद भी दी जाती है। बचे तम या वनस सोन हेवान, रोप हेवान, वगर हेवान, यम सजकिस निकास मन बचे तकरीबन 1 करोड़ रुपया क्या पेवान निशान खर्ची वारिया दिन तो अम सतन बचे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो 105 जोड़ों की शादियाँ आज हो रही हैं और ये हमारे लिए ये कोई नया आज का काम नहीं है। हम पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं कौम के गरीब लोगों के साथ, कौम के गरीब बच्चियों के साथ, गरीब पेरेंट्स के साथ, और हर वार्ड में हमारे लोग हैं, मौजूद हैं और वो हमको निशानदेही करते हैं कि भाई इस गांव में ये जो लोग हैं ये अभी शादी नहीं करवा सकते हैं। और ऑलरेडी इनकी हम शादियां जोड़ते नहीं हैं। जिस तरह के वो कहते हैं ना कि भाई दुल्हन और दूल्हा को जोड़ने का मसला हमारा है, वो नहीं है कि उनके मंगनी हम करवाएं। उनका पेरेंट्स, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके माएँ वो खुद रिश्ते जोड़ते हैं। और वादी कश्मीर के मशहूर और मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा हरदो रेसी का 5 रोजा सालाना उर्स मनाया गया। इसके दौरान अनंतनाग में उनके रोजे पर रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया। 5 रोजा उर्स के दौरान किसी भी तरह का गोश्त नहीं खाया जाता है। बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर रियासत और मुल्क में अमन बहाली के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर हूँ और जनाबी हज़रत ऋषि रहमतुल्लाह अलैह हमारे कस्बा इस्लामाबाद के मशहूर व मारूफ औलिया कामिलीन गुजर चुके हैं और इनका जो ये ज़ियारत शरीफ इस्लामाबाद के कस्बा में वाक़ा है। हज़रत ऋषि रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद औलिया कामिलीन से में थे और हज़रत ऋषि रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतल्लिक बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत ऋषि रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े परहेजगार औलिया इज़ाम गुजर चुके हैं। मेरा नाम गुज़र अहमद ऋषि है। मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, पुश्तैनी बाशिंदा हूँ और मैंने अपनी उम्र में यहाँ जो चीज़ें देखी हैं वो ये है कि ऋषि पासा के तक़द्दुस के एहतराम में यहाँ 5 दिन गोश्त नहीं खाते हैं और यहाँ 5 दिन उर्स रहता है। उसमें सब ज़ायरीन आते हैं, जिसमें हिंदू होते हैं, सिख होते हैं या मुसलमान तो होते ही है। हर मजहब इसके एहतराम में गोश्त नहीं खाते हैं। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे तो आज लेकर आएंगे आपके लिए हफ्तेवार शुमारा, जिसमें हम आपको हफ्ते की वो तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं जो हमने हफ्ते भर आपको दिखाई थी। तो अभी लौट रहे हैं हफ्तेवार शुमारे के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज इतवार है नाज़रीन और आज हम आपको दिखाते हैं कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा।
वो खबरें जो हफ्ते में हम दिखाते हैं आपको, जो बड़ी खबरें रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। तो आइए आगाज करते हैं। कश्मीर पर यूएन की रिपोर्ट 1 महीने के भीतर ही झूठ का पुलिंदा साबित हो गई और इसको एक साजिश वाली रिपोर्ट का सर्टिफिकेट देने वाले का भी पाकिस्तानी कनेक्शन है। पिछले महीने यूएन ने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को लेकर रिपोर्ट जारी की थी, इसमें सरहद के दोनों तरफ ह्यूमन राइट वायलेशन के इल्जाम लगाए गए थे। भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज कर दिया था और अब कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के एक शख्स ने कहा है कि यूएन की हिंदुस्तान के खिलाफ इस रिपोर्ट को तैयार करवाने में उसका बड़ा हाथ था। उसने कबूला है कि उसके तार पाकिस्तान के वजारत खारजा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यूएन जैसे इतने बड़े तंजीम जिसकी बुनियाद दुनिया में अमन कायम करने के लिए की गई, क्या अब वो कश्मीर में अमन का दुश्मन बन गया है? देखिए ये रिपोर्ट जो हमने आपको इस हफ्ते दिखाई थी। जून 2018 कश्मीर में हुकूक इंसानी को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत कश्मीर में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 10 जुलाई 2018, 1 महीने से भी कम वक्त में ये साबित हो गया कि कश्मीर पर जारी की गई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मिलावटी है। ये बात खुद पाक निजाद एक कैनेडियन शहरी ने कही है। इसका नाम है जफर बंगश। देखिए पाकिस्तान निजाद के जफर बंगश को। कनाडा में एक मस्जिद का इमाम है। ये खुद कह रहा है कि उसके यूएन के ह्यूमन राइट्स इश्यूज के हाई कमिश्नर जैद राद अल हुसैन से निजी ताल्लुकात हैं। इसने कैसे अपने ताल्लुकात के जरिए कश्मीर पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट को मुतासिर किया, आप खुद इसी की जुबानी सुनिए। I can say to you, and I say it with all humility, but with great pride, that we, the Friends of Kashmir, also have a role in the production of this report. In fact, I have personal correspondence with the High Commissioner for Human Rights, email correspondence in which he responded to my personal letter and email saying that he would like to have access to both line of control. That means in Azad Kashmir as well as in Indian occupied Kashmir. जफर बंगश ने बताया कि उसके पाकिस्तान के वजारत खारजा से भी ताल्लुकात हैं। अक्सर उसकी वहां बात होती रहती है। After speaking to the Foreign Office spokesman in Pakistan, Mr. Nafis Zakria, whom I'm sure many of you know, used to be the Consul General here in Toronto, and he assured me that Pakistan would welcome the UN High Commissioner or their representatives to come to Pakistan and they will facilitate their visit to Azad Kashmir. जफर बंगश ने न सिर्फ पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया है बल्कि साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी दरअंदाजी के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में भी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है और यूएन बाकायदा पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा बन चुका है। ये खुलासा जो है साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है कनाडा की धरती पे जैसे कुछ खालिस्तानी हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा है खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को उठाने के लिए और बिल्कुल उसी प्रकार इस्तेमाल कर रहा है वहाँ इमाम और मौलवीज़ का कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के सामने रखने का जैसे खालिस्तान का कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी दुनिया से माफी मांगना चाहिए और खासकर भारत देश से माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ मिली भगत करके एक साजिश के तहत एक गलत रिपोर्ट मानवाधिकारों के ऊपर पेश की। कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट थी वो एक हाईली मोटिवेटेड रिपोर्ट थी टू टारगेट एंड टार्निश इंडिया, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, जो मैं मानती हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसे हमने खारिज किया है और सरकार ने भी खारिज किया है वही सही रास्ता था। यूएन के हुकूक इंसानी मामलों के हाई कमिश्नर जैद राद अल हुसैन ने हिंदुस्तान मुखालिफ रिपोर्ट जारी करने के बाद दुबई का दौरा किया था। वहाँ कश्मीर के कुछ अलहदगी पसंद लीडरान ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें पाकिस्तान की मिली भगत वाली रिपोर्ट बनाने के लिए शुक्रिया भी अदा किया था। ये यूएन जैसी एक इंटरनेशनल तंजीम के लिए बेहद शर्म की बात है। भारत की वजारत खारजा ने यूएन की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने यूएन की नीयत पर भी सवाल उठाए थे। I don't think we need to speak about the
human rights record of the Indian Army. It is well known to all of you. It is well known to the people of Kashmir. It is well known to the international community. So I don't think we should get too concerned about this report. Some of these reports are motivated. Human rights record of the Indian Army is absolutely above board. साफ है कि ये रिपोर्ट भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने की साजिश है। पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार यूएन भी पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा बन गया। दरअसल जफर बंगश ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे यूनाइटेड नेशंस की पोल खुल गई। जफर बंगश ने कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का क्रेडिट लेने के लिए अपनी खूब तारीफ की और यहीं पर न सिर्फ वो फंसे बल्कि यूएन को भी एक्सपोज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात खवातीन की। पुंछ के मंडी तहसील में कुछ खवातीन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। यह खबर हमने आपको इस हफ्ते दिखाई थी। आइए हफ्तेवार शुमारे में फिर से देखते हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में खवातीन अपनी कारकर्दगी से खुद को साबित करती आई हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्होंने कई मिसाल पेश की हैं। खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों के बीच हालात कशीदा होने की वजह से खवातीन का घर से बाहर निकलना भी एक चैलेंज की तरह था। लेकिन अब खवातीन पाबंदियों से आगे बढ़कर खुद मुख्तार हो रही हैं। पुंछ के मंडी तहसील के दूर दराज के गांव जालिया की खवातीन ने एक नई पहल शुरू करते हुए गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कपड़े के बैग बनाने का काम शुरू किया है। शुरुआत की मशक्कत के बाद अब काम अच्छा चल रहा है। बहुत खुश है घर वाले, और पहले तो घर वालों से पैसे मांगने में बहुत मुश्किल होते थे। अब हम खुद अपने लिए खुद खड़े मटीरियल लिया और अपना थोड़ा थोड़ा रोजगार शुरू किया। तो आज हम इस स्कीम से बहुत खुश हैं। आज हम बहुत खुश हैं। पहले हम बहुत तंगी हो रही थी बाजार जाने की और पैसे घर वालों से लेने की बहुत तंगी हो रही थी। आज हम खुश हैं। आज हम खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। नाजिया कौसर सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर हैं। ग्रुप में 7 खवातीन हैं। 7 एक ही मोहल्ले की रहने वाली हैं। ग्रुप बैग बनाने का काम करता है और रियासत के कई बाजारों में उनके बैग्स की डिमांड है। नाजिया बताती हैं कि पहले हर छोटे मोटे काम के लिए हमें घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि अब वो घर के खर्चे में हाथ बटाने लगी हैं। हम 7 लड़कियां हैं, तो पहले तो हमने 7 लड़कियों को चुना, मतलब एक दूसरे में इत्तेफाक है। सबसे पहले तो हम अच्छे से बैग बनाते हैं। पहले हमने पुंछ गए, पुंछ से मटेरियल वगैरह लिया जो भी बैग्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो मटेरियल जमा किया। उसके बाद मतलब सबने ये सोचा कि बैग्स बनाना हमारे लिए मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सबको आता भी था बैग्स बनाना, तो हमने ये बैग्स बनाना शुरू किया। हर काम के पीछे अगर मेहनत और नेक इरादे साथ हों तो कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत में नाजिया और उनकी टीम को परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो कम होती गईं। जब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बैग बनाने का काम शुरू किया तो सप्लाई सिर्फ मंडी बाजार में ही की जाती थी, लेकिन अब इनके बनाए बैग की डिमांड बढ़ गई है। अब ये जम्मू और कटरा में भी अपने बैग भेज रही हैं। पहले तो ऐसे ही बस घर का खाना बनाना, तो बाहर से अंदर जाना वापस, इतना ही था। अब तो जब से ये स्कीम बन जुड़ी है, हम इस ग्रुप में जुड़े हैं, तो बहुत कुछ हमने सीखा। घर का काम भी शुरू किया और ये भी अपना रोजगार भी साथ साथ में, और घर वालों का भी दिल आगे बढ़ाया। जाहिर है कामयाबी से हौसला बढ़ता है और हौसले से जुनून। अब ये खवातीन पूरे रियासत में अपना कारोबार फैलाना चाहती हैं। खवातीन के हौसले देखकर पीएम मोदी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। महिलाओं को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके भीतर बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। जिस दिन हमारी माताओं बहनों को अवसर मिल जाता है, वो कमाल करके दिखा देती है, सारी बाधाओं को पार कर देती है। और महिलाओं की ताकत देखिए, क्या कुछ नहीं संभालती है वो, सुबह से रात तक देखिए, और कितना टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होता है उसका। अपने परिवार का, गांव समाज का जीवन बदलने के लिए उससे जो हो सकता है वो हमेशा करती है।
पुंछ के इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से सबक लेकर रियासत के दूसरे शोबों की खवातीन भी खुद का कारोबार शुरू कर खुद मुख्तार होने की तरफ बढ़ सकती हैं। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी सलाम। कश्मीर के बच्चों ने किताब और कलम से कश्मीर का कल लिखने का फैसला किया है और इन बच्चों की बातें आपको हैरान भी करेंगी और दिल को तसल्ली भी देंगी। कश्मीर के ये बच्चे राजस्थान के कोटा में अपने मुस्तकबिल को एक नया रुख दे रहे हैं, क्योंकि कोटा में पढ़ाई कर रहे बच्चों में से कुछ का मानना है कि कश्मीर में रहकर उनका कल बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करके ये बच्चे वादी का कल जरूर सुधारेंगे। यह हफ्ते हमने आपको एक खास रिपोर्ट दिखाई थी, आइए देखते हैं हफ्तेवार शुमारे में। कश्मीर घाटी की 300 कन्याएं राजस्थान में कोटा में जाकर के कोचिंग ले रही है। उनके मन में सपने हैं, देश के विकास में वो हिस्सेदार बनना चाहती है। आगे बढ़ो, पढ़ो। ये जो हो रहा है आज, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारी तो यही कोशिश हमेशा रहती है, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं ताकि पहले खुद पढ़ सके, उनको मतलब अच्छी राह पर ले सकें। बस यहाँ एक ही मोटो से आए हैं ताकि हम अपना करियर शेप कर सके, और हम यही चाहते हैं कि कश्मीर का हर एक बंदा जो है वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। हम आगे एजुकेशन में आगे जाके कश्मीर के इशू को सॉल्व करें ताकि वहाँ के जो यूथ हैं वो मतलब दूसरे रास्तों में भटक ना जाएं और अपने रास्ते में वापस आके कश्मीर का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए। ये वो कश्मीरी बच्चे हैं जो किताब और कलम लेकर वादी का नया मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कश्मीर में रहकर उनका कल बेहतर नहीं हो सकता। ये कश्मीर में रह के हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, और ये मैं कह सकती हूँ कश्मीरियों का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगी कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, पढ़ो, कुछ बनो, तो फिर हम अपने कश्मीर के लिए कुछ करेंगे। आज इन बच्चों को ये कहने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कश्मीर में इन्हीं के दोस्त और हमसाए हाथों में पत्थर लेकर अपना मुस्तकबिल चौपट कर रहे हैं। पत्थरबाजों की भीड़ में शामिल वादी के नौजवान पत्थर फेंकना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ना ही उन्हें आज़ादी के सही मायने पता हैं। सच तो यह है कि मुट्ठी भर लोग हाथों में पत्थर और हथियार उठाकर वादी का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन उसी कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे अपनी रियासत से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के कोटा में अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं। इन सभी बच्चों का मिशन सिर्फ एक कामयाब इंसान बनना नहीं है, बल्कि ये सभी कुछ बनकर अपनी रियासत और अपने मुल्क के लिए खिदमत देना चाहते हैं। कश्मीर जाकर के क्या कुछ करने वाले हैं? कश्मीर जाके कश्मीर में रहूँ या कहीं और रहूँ, मेन एम यही होता है कि पीपल को किसी ना किसी तरह हम सर्व करें। तो बस यही है कि बस सेवा करनी है लोगों की, और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर वहाँ का होगा कश्मीर का, वो इंशाल्लाह बहुत ही ब्राइट होना चाहिए। कोटा पूरे मुल्क में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मशहूर है। वहाँ हर साल पूरे मुल्क से हजारों की तादाद में तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आते हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर के ये सभी बच्चे कश्मीर वादी के कल का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कुपवाड़ा, पुलवामा, बारामूला और अनंतनाग समेत कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए तलबा आपको कोटा में मिल जाएंगे। नए ख्वाब बुन रहे 1000 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान कोटा के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इनमें 300 से ज्यादा तालिबात हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ से बच्चे आ रहे हैं और उनमें सक्सेस हो रहे हैं। गत वर्ष यहाँ 1000 से अधिक बच्चे थे, उनमें 300 से ज़्यादा बच्चे लड़के और लड़कियाँ IIT और नीट में क्वालिफाई हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं यहाँ नहीं तो शायद मेरा भी फ्यूचर वैसे ही रहता, जैसे मतलब अभी वहाँ पे कुछ लड़कों का है जो मतलब बहुत से मतलब
गलत रास्तों पे चल रहे हैं। अगर इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मतलब इफेक्ट हैं जो जिनने उनको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। वैसे पॉलिटिक्स अगर एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देते तो शायद वहाँ ऐसी हालत नहीं होती। हम आगे एजुकेशन में आगे जाके कश्मीर के इशू को सॉल्व करें ताकि वहाँ के जो यूथ हैं वो मतलब दूसरे रास्तों में भटक ना जाएं और अपने रास्ते पे वापस आके कश्मीर का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए और वहाँ की जो मतलब यूथ है वो बाहर की दुनिया से फॉरेन के लड़कियों से कंपेयर करके आगे जाए, अपने कश्मीर के जो नाम है उसको आगे ले जाएं। कश्मीर के हालात बहुत ख़राब है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन में मैं लिटरली बारामूला से हूँ। तो सर मेरे पेरेंट्स का एक सपना था कि मैं पढूं। उस वजह से सर फ्रॉम द पास्ट 12 ईयर्स मैं श्रीनगर में हूँ। तो सर एक सपना उन्हें देखा था कि श्रीनगर आएंगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, मैं पढ़ पाऊँगा। बट सर मैंने टॉप स्कूल में भी पढ़ा, वैली के सबसे टॉप स्कूल में मैंने पढ़ा। बट सर अनफॉर्चुनेटली वैसी एजुकेशन नहीं मिल पाई वहाँ मेरे को सर, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है अभी हमारे कश्मीर का वो बहुत ज़्यादा पीछे है। तो लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पे मतलब कल मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो मैंने उससे बोला कि मतलब वहाँ पे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं नवंबर या अक्टूबर में। तो मैंने उससे बोला कि मतलब कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो उसने बोला अभी 30% तक सिलेबस कंप्लीट हुआ क्योंकि क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट हो गई और अभी जुलाई चल रहा है। मतलब सिर्फ 30% सिलेबस उनका अभी तक कंप्लीट हो गया। तो मतलब ये इससे पता चलता है कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम अभी मतलब बिल्कुल ठप है। कोटा के हिफाजती और पुरअमन माहौल में पढ़ाई करने आ रहे कश्मीरी नौजवानों की कामयाबी के अदादोशुमार में भी हर साल इजाफा हो रहा है। इस बार 500 से ज्यादा कश्मीरी तलबा ने जेईई और नीट के एंट्रेंस इम्तिहानात में शिरकत की थी, जिसमें से 320 से ज्यादा ने कामयाबी भी हासिल की। इन बच्चों को पता है और इस बात की समझ भी है कि एक बेहतर कल की शुरुआत किताबों से होती है, हाथों में पत्थर या हथियार उठा लेने से नहीं। हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोटा। हफ्तेवार शुमारे में यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, अभी लौटेंगे। आप बने रहिए कश्मीर एक्सप्रेस के साथ, जी सलाम के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और हम पेश कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा। आज आपको एक ऐसे बुजुर्ग शायर से रूबरू करवाते हैं जिनकी शायरी अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी काफी मशहूर हुई है। हफ्तेवार शुमारे में आइए एक बार फिर देखते हैं ये रिपोर्ट। किसी सूरत भी हो जाहिर मगर पहचानने वाले तेरे कदमों की आहट से तुझे पहचान लेते हैं। और सुना था अर्श साहबाई बहुत मगरूर हैं लेकिन, सुना था अर्श साहबाई बहुत मगरूर हैं लेकिन, जो देखा तो ये हजरत हर किसी की मान लेते हैं। उर्दू दुनिया के बुजुर्ग शायर अर्श सहबाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी पहचान उनके नाम में नहीं बल्कि उनकी शायरी और शेर में है। तभी तो लोग उनका असली नाम तक नहीं जानते। असली नाम जो मेरा हंसराज बरोल है, कलमी नाम मेरा अर्श सहबाई है। अर्श सहबाई के नाम से मैं शायरी करता हूँ। अर्श बताते हैं कि उन्होंने कभी शायरी सीखी नहीं, ना ही वो किसी से मुतासिर हुए। वो कहते हैं कि उनकी शायरी कुदरती है जो अपने आप होने लगती है। बात तो कलाम की है, जो कलाम मेरा है ये कुदरती कलाम है, ये मेरी मेहनत नहीं है इसमें, बिल्कुल ये ऑटोमेटिकली शेर हो जाता है, मैं शेर कहता नहीं। क्योंकि उन्होंने किसी तरह की अदबी तालीम नहीं ली, इसलिए कई बार अच्छे शेर पढ़ने के बावजूद कुछ लफ्जों का वो गलत इस्तेमाल कर जाते थे। उन्होंने अपनी एक महफिल का जिक्र करते हुए बताया कि बड़े शायर उन्हें टोक चुके हैं। जम्मू में मुशायरे हुआ करते उस जमाने में, किबला जोश मस्तानी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, तो लोग चंद महरूम साहब तशरीफ लाए थे। तो मैंने जो कलाम पढ़ा 2-3 शेर मुझे उस ज़माने के याद हैं। वो गज़ल के 3 शेर हैं कि अच्छी हैं रहमतें मेरे परवरदिगार की, दिन ही करार के हैं न रातें करार की। बादे खजां रहे सहे तिनके भी ले उड़ी, बादे खजां रहे सहे तिनके भी ले उड़ी। देकर दिले हज़ीं को तसल्ली बहार की, 2-4 घूंट के लिए ए पीरे मैं कदा, लेना ना बद्दुआएं किसी बादा खार की। हंस हंस के खा रहा हूँ फरेबे हयात अर्श, लज्जत ना पूछ मुझसे गमे रोज़गार की। यही गज़ल मैंने उस मुशायरे में जिसका जिक्र किबला जो लाए थे पढ़ी। एक लफ्ज़ का तलफ़्ज़ मैंने गलत इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने इशारा किया कि इतने अच्छे शेर ये लफ्ज़ गलत है। तो वो ऐसा कुदरती तौर पर था,
मैं उनके दामने फैर से फैज़याब होता रहा, लेकिन ये सिलसिला देर तक नहीं चला, क्योंकि मेरी ये शायरी थी, कुदरती शायरी थी, मेहनत की शायरी नहीं थी। लेकिन उनके कलाम मानो सीधे दिलों में उतर जाते हैं, इसलिए लोग उनकी तारीफ भी उनके अंदाज में करते हैं। शिकस्ते जाम छपने के बाद कई बड़े शायरों ने खत लिखकर उनकी तारीफ की। वहाँ उनके अजीज से उनका मुझे खत आया कि किबला ने आपके ये गज़ल पढ़ी है, इस शेर की बहुत दाद देते हैं। वो गज़ल शेर थी कि ये शेर ऐसा था, अगर शऊर की दौलत से तुम नहीं महरूम, अगर शऊर की दौलत से तुम नहीं महरूम, खज़ां के रंग से अंदाज़ा बहार करो। अर्श अपने किस्से सुना रहे थे। अपने गज़लों में उन्होंने जिंदगी की कई सच्चाई से रूबरू कराया। जिस मुझे सबसे ज़्यादा शोहरत जिस शेर से मिली, वो शेर मैं पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतरे होते, दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। शायद ही कोई उर्दू दान ऐसा हो जिसको ये शेर याद ना हो। हिंदो पाक नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में भी ये शेर पहुंचा हुआ है। जिंदगी की सच्चाई को अपने कलाम के जरिए बेबाकी से रखने वाले अर्श को एक शिकायत और है। वो कहते हैं कि फनकारों के जिंदा रहते उन्हें वो एजाज नहीं मिलता जो उनके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मिलता है। हमारे यहाँ ये भी रिवायत है एक कि जब तक फनकार जिंदा है कुछ नहीं करेंगे हम इंतज़ार करते हैं कि जब ये दुनिया से चला जाए तो फिर इसके नाम का फंक्शन किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्श इंसानियत को तवज्जो देते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मुल्क हो जाए और अमन और भाईचारे के साथ दोनों मुल्कों के लोग पहले की तरह रहने लगें। मैं इंसानियत में यकीन रखता हूँ और ये जो तकसीम है मुल्क की, ये आज भी नागवार गुजरती है। खुदा करे ऐसा मौका आए कि दोनों आज़ाद आपस में मिल जाएं और इकट्ठे रहना। दोनों मुल्कों का एक होना तो अब मुमकिन नहीं है, लेकिन अमन और भाईचारे के साथ रहना मुमकिन है। परिंदों ने जबान सीख ली थी चैनो अमन वाली, जमाने ने पर काट दिए सयादों का हवाला देकर। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। तो ये था कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जी सलाम।